अक्सर लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि डिलीवरी हो गई, सारी दवाइयां बंद कर दें, वो जो हम आयरन कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले रहे थे वो भी बंद कर दें, डिलीवरी के बाद अपने वो पुराने सप्लीमेंट्स आयरन कैल्शियम के वो कंटिन्यू करें। क्यों? क्योंकि जब एक माँ बच्चे को दूध पिला रही होती है तो उसको डबल एनर्जी चाहिए। विटामिन सी जख्म को भरता है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है नहाना और जख्म का ख्याल करना। अगर पेट का जख्म है तो पट्टी उतार के रोजाना नहाएं, पट्टी को चेंज करें, उसके ऊपर लगाने वाली क्रीम लगाएं, उसको स्पिरिट से आराम से साफ कर लें। अगर छोटा जख्म है तो उसके लिए सिट्स बाथ। जब प्रेगनेंसी वाला टेन्योर आपने गुजार लिया, ठीक है, सी सेक्शन हुआ, नॉर्मल डिलीवरी, अब उसके बाद जो बॉडी के अंदर चेंजेस आना शुरू हुई हैं, आपका हेयर फॉल, आपकी डाइट आपकी ख़त्म हो जाती है, आपकी एपेटाइट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, आपकी बहुत सारे लोगों में बहुत सिवियर बैक पेन शुरू हो जाता है और वो इतना ज़्यादा अनबेरेबल हो जाता है कि उनको समझ ही नहीं आता कि उसके साथ डील कैसे करना है। तो उस सिचुएशन में फिर कितनी रेगुलर स्क्रीनिंग उसके बाद में भी कितनी ज़रूरी है? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि डिलीवरी हो गई और सब कुछ खत्म हो गया। अक्सर लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि डिलीवरी हो गई, सारी दवाइयां बंद कर दें, वो जो हम आयरन कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले रहे थे वो भी बंद कर दें, कोई एहतियात नहीं है। और खास तौर पे ऐसी मदर्स डिप्रेशन में भी चली जाती हैं जिसको हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। तो ऐसा नहीं करना आपने। डिलीवरी के बाद अपने वो पुराने सप्लीमेंट्स आयरन कैल्शियम के वो कंटिन्यू करें। क्यों? क्योंकि जब एक माँ बच्चे को दूध पिला रही होती है तो उसको डबल एनर्जी चाहिए। दूसरी चीज के प्रोटीन इंटेक ज्यादा रखना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया कि उबले हुए अंडे की 2 सफेदियां खा लें, शामी कबाब रोजाना ले लें, कीमा चम्मच के साथ खा लें। प्रोटीन इंटेक। फिर विटामिन सी जख्म को भरता है, हीलिंग प्रोसेस को तेज कर देता है। जैसे आजकल कीनू का मौसम है, कीनू खाएं, कीनू का जूस पी लें, सिट्रस है। सो विटामिन सी वाली चीजें ज्यादा लें ताकि जख्म भर जाए। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है नहाना और जख्म का ख्याल करना। लोगों में एक आम कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारा छोटा ऑपरेशन हुआ है जिसको हम नॉर्मल डिलीवरी एपिजियोटमी कहते हैं, उसमें भी जख्म का ख्याल नहीं रखा जाता। और जो बड़ा ऑपरेशन है जिसमें पेट पे जख्म बना हुआ है वो भी पट्टी चेंज करना, नहाना, जख्म का ख्याल करना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सो ये जरूर यहाँ बताने की बात है कि आप रोजाना नहाएं, पट्टी उतार के। अगर पेट का जख्म है तो पट्टी उतार के रोजाना नहाएं, पट्टी को चेंज करें, उसके ऊपर लगाने वाली क्रीम लगाएं, उसको स्पिरिट से आराम से साफ कर लें। और अगर छोटा जख्म है तो उसके लिए सिट्स बाथ। ठीक है, यानी हम बताते हैं कि टब में नमक वाला पानी, गर्म पानी लेके उसमें आपने अपना प्राइवेट पार्ट डबोना है। बैठना नहीं है, बिकॉज बैठने से टांके फट जाते हैं। तो ये भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट। इसको मैं इस तरह इलेबोरेट करती हूँ कि आप जैसे बाल्टी ले लें, बाल्टी के किनारों पे अगर पेशेंट बैठ जाए, उसकी बटक्स वहां फिट हो जाए, तो जो उसका प्राइवेट पार्ट होगा, बाल्टी ऊपर तक भरी हुई है, ठीक है, नमक वाले पानी से, गर्म पानी से, तो जो बीच में प्राइवेट पार्ट होगा वो उसमें डूबा हुआ है। अब बैठने का मतलब है कि घर में बड़े बड़े बाथ टब्स हैं जी, तो वो पेशेंट क्या करते हैं, बाथ टब को पानी से फिल करते हैं और उसमें बैठ जाते हैं। तो वो बैठने से सारे टांके फट जाते हैं। तो आपने सिर्फ उसको डिप करना है। और इसका एक हल और भी है कि आप तौलिया लपेट के पैड बना लें और उसको गर्म पानी में थोड़ी देर डबो दें, उसको अपने नीचे रख लें। तो ये भी एक आसान तरीका है। तो नीचे वाले जख्म की भी हिफाजत आपने करनी है। और अगर पेट का जख्म है तो उसके लिए भी आपने सफाई का ख्याल करना है। और प्रोटीन इंटेक ज्यादा रखनी है, सिट्रस चीजें ज्यादा लें, बिल्कुल। विटामिन सी का इंटेक है। और आयरन कैल्शियम आपने रोकना नहीं है, ठीक है, बिकॉज डिलीवरी में काफी खून बह जाता है, तो आयरन का पूरा होना बहुत जरूरी है। जख्म खराब होने की 4 रीजंस हैं। सबसे पहली वजह खून की कमी। अगर खून की कमी है तो लोगों का जख्म खराब हो जाता है। उसके बाद शुगर, जो लोग डायबिटिक हैं, शुगर का प्रॉब्लम है, तो उनमें तो जख्म भरता ही नहीं है। ठीक है। फिर तीसरी वजह आती है हाइजीन का खराब होना, कि आपने सफाई का ख्याल नहीं रखा था। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इन तीनों फैक्टर्स को रूल आउट करें। ठीक है, ये डायबिटीज का जिक्र 2-3 दफा हो चुका है। तो जो खवातीन जो एक्सपेक्ट करी होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनको डायबिटीज का इशू हो जाता है, तो ये बाद में प्रेगनेंसी के बाद लेके बिल्कुल हर पेशेंट में ठीक हो जाता है या पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं, और ये बेबी के ऊपर भी इफेक्ट करता है या नहीं? बिल्कुल, ये बेबी के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। बच्चे का साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है, बच्चे के अंदर दिल के प्रॉब्लम आ जाते हैं, कार्डिक प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, वो लोग जिनकी माएँ डायबिटिक हैं। फिर इसी तरह अगर पहली दफा डायबिटीज हुआ है, जो कि बड़ा कॉमन है, प्रेगनेंसी में आवल चेंज हो रही होती है जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं, बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं, तो शुगर इज वेरी कॉमन। लेकिन अगर उसका ख्याल ना रखा जाए और डिलीवरी के बाद भी शुगर
प्रोसीड कर रही है, तो हम्म, फिर इसका मतलब है कि वो पेशेंट प्रॉपर डायबिटिक है। अब हमें ओके, उनकी मेडिसिन को स्टार्ट कराना है, मेडिकल स्पेशलिस्ट के साथ उनके विजिट्स हम्म, होते हैं। सो वो पेशेंट्स जिनका पहली दफा डायबिटीज डायग्नोज हुआ, अमूमन तो डिलीवरी के बाद सेटल हो जाता है, हम्म, लेकिन वो लोग जो पुराने डायबिटिक होते हैं उनमें फिर हमें शुगर का प्रॉपर चार्ट, इंसुलिन और तमाम चीजें। अच्छा, एक आम सी बात है कि हमारे यहाँ डाइट इंटेक में नान, खमीरी रोटी, जी, जी, बर्गर्स, पिज्जाज, हम्म, हम्म, आलू चावल हम्म, बहुत कॉमन है। हम्म, तो वो लोग जो डायबिटिक हैं वो इन तमाम चीज़ों को अवॉइड करें। ओके, और दूसरी बात कि वो 30 से 40 मिनट की रोज़ाना वॉक करें, बिकॉज़ ठीक है, वॉक करने से बहुत बेहतरी आ जाती है शुगर के अंदर, शुगर कंट्रोल हो हम्म, जाती है। और दूसरी बात कि डाइट का ख़्याल करें, फल खाएँ, हर तरह का फल खाएँ, मना नहीं है, सब्जियाँ हम्म, खाएँ, गोश्त है अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, मछली, अंडा, हम्म, दूध, ये तमाम चीज़ें खाएँ। और सफ़ेद आटा थोड़ा-सा अवॉइड करें, चक्की वाला आटा इस्तेमाल कर लें। इस्तेमाल करें, ठीक तो है। ये चीज़ें शुगर को कंट्रोल करती हैं।